सो एनसीईआरटी क्लास 12 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। ये थर्ड नंबर न्यूमेरिकल्स है, 1.3 न्यूमेरिकल्स है, जिसमें ये क्या बोल रहे हैं कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई इंटू एम पी विमाहीन है। विमाहीन है मतलब इसका कोई मात्रक नहीं है, ठीक है, ये एक रेशियो है। अच्छा, भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है, ये भी आपको बताना है। क्वेश्चन कंसेप्चुअल है कि इसमें आपको थियोरेटिकल कंसेप्ट जनरेट करेगा, ठीक है ना, आपको बताएगा कि एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहले इसमें जो चीज उसने यूज किया है उसके बारे में हम बताते हैं। आपको ये देख के कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये ई जो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई स्मॉल लिखा है, ठीक है, और एम पी ये जो लिखा है, इसमें बाकी ये सारे चीज रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, ई जो है आवेश है, ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज को। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है, पहला। अच्छा, दूसरा एम ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर, अरे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। केजी इज द ऐसा यूनिट, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा ये एमपी क्या है सर, एमपी क्या है सर, अरे 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी, ये होता है मास ऑफ। अच्छा सर, अभी भी सारा चीज आपने बताया नहीं, के तो बच गया। अरे के भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर। और जी क्या है सर, अरे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये भी न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ है। हाँ, न्यूटन ने बोला था कि दो बॉडी के बीच हमेशा एक अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, ठीक है ना, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी में केवल दूसरे बॉडी पे क्या आ जाएगा, अर्थ आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा, तो जी का वैल्यू कितना होता है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है, कोई बताएगा क्या, सेम यूनिट होता है बच्चा, लेकिन कूलम स्क्वायर नहीं होगा, केजी स्क्वायर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत क्या। अच्छा, अब मैं आपको दो बात बताना चाहता हूं। कूलम्ब्स ने बताया था दो चार्ज के बीच का फोर्स, और उन्होंने बताया था कि Q1 इंटू Q2, ठीक है ना, Q1 इंटू Q2, क्लियर है। अब यहां पे हम बोलते हैं कि एक, मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है और दूसरा एक प्रोटॉन पे चार्ज है। तो प्रोटॉन पे भी चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। अरे प्रोटॉन पे भी चार्ज किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन, बस प्लस नेचर का होता है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। अच्छा, इस दोनों को जिस दूरी पे रखा गया है, मतलब दो चार्ज को जिस दूरी पे रखा गया, मान लो आर है, तो क्या हो गया, आर। अच्छा, अगर यही दोनों चार्ज ना लेके क्या लिए रहते, मास, चार्ज ना लेके क्या लिए रहते, मास, तो ये कौन सा फोर्स हो जाता, ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स हो जाता। देखते समझ में आ रहे हैं, यहां पे ध्यान सुनो। यहां पे लेट्स से एक हम रख दिए हैं इलेक्ट्रॉन, और यहां से आर दूरी पर एक क्या रख दिए हैं, प्रोटॉन, ठीक है, क्लियर है, दूरी आ। तो अगर हमें कूलम्ब्स लॉ लगाना होगा तो दोनों पे क्या लेना पड़ेगा, चार्ज का प्रोडक्ट, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और चार्ज इलेक्ट्रॉन पे जितना होता है उतना ही प्रोटॉन पे, नेचर बस डिफरेंट होता है। और इस दोनों के बीच फोर्स ऑफ क्या लगेगा, अट्रैक्शन। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, खींच रहा है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर। क्लियर है बच्चा। अच्छा, अगर हम इस चार्ज को ना लेके, अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले और मास ऑफ क्या ले, प्रोटॉन,
तब यहां पे जो कांस्टेंट यूज होगा वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूज होगा, जिसको हम कैपिटल जी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चा, जी एम ई इंटू एम पी और डिवाइडेड बाई क्या, आर स्क्वायर। कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत? देखो भैया, कूलम्ब्स लॉ चार्ज के बीच अट्रैक्शन बताता है और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दो मास के बीच अट्रैक्शन बताता है। क्लियर है? क्लियर है बच्चा? अच्छा, अगर मैं इसे बोल दूं फर्स्ट इक्वेशन और इसे बोल दूं सेकंड, और इस दोनों को अगर डिवाइड कर दूंगा, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स, इस दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, और सीधे जो रेशियो आपने दिया है एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइडेड बाय एफ ग्रेविटेशनल बराबर क्या हो जाएगा, के ई स्क्वायर बाई जी एम ई आएगा। अच्छा बताओ, ये दोनों फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन और न्यूटन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी दोनों फोर्स का न्यूटन होगा, न्यूटन न्यूटन कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये क्या होगा, यूनिटलेस, यूनिट, ठीक है ना, कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि दोनों क्या है, फोर्स है। और दोनों फोर्स को अगर हम दो फोर्स को डिवाइड करें, एक चाहे 1000 न्यूटन हो और एक चाहे 0.5 न्यूटन हो, न्यूटन न्यूटन तो कैंसिल आउट हो ही जाने हैं। समझ में आ रहा है क्या? अरे इस फोर्स का भी यूनिट क्या, न्यूटन, और इस फोर्स का भी यूनिट क्या, न्यूटन। तो जब दोनों को मैंने रेशियो दिया तो दोनों न्यूटन क्या हो जाएगा बच्चा लोग, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है? तो यूनिट लेस तो होगा। ठीक है, अब ये बताना क्या चाह रहा है, रेशियो बताना क्या चाहता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरे पैसे को आप अपने पैसे से अगर डिवाइड कर देते हैं, मेरे पास 1000 रुपया है और आपके पास 1 लाख रुपया, हम छोटे आदमी, ठीक है, तो आपके पास 1 लाख रुपया है और मेरे पास क्या है, 1000 रुपया। तो अगर मेरे पैसे, आपके पैसे को मैं अपने पैसे से डिवाइड कर दूं, तो 1 लाख को 1000 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा, 100। मतलब ये बताया जाएगा कि आप मेरे से 100 गुना ज्यादा अमीर हो। बात समझ में आ रहा है क्या? अगर मेरे पैसे को ऊपर रख दिया जाता और आपके पैसे को नीचे रख दिया जाता तो मैं 100 गुना गरीब हो जाता। बात समझ में आ रहा है क्या? मतलब रेशियो ये बताता है कि कौन बड़ा और कौन छोटा। और मैं आपको बता दूं कि द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इज न्यूक्लियर फोर्स। जितने भी टाइप के फोर्स होते हैं उसमें न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, लेकिन इसका रेंज काफी कम होता है। न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है ना, वो 10⁻⁻15 मीटर के अलोंग काम करता है, छोटा रेंज होता है। और दूसरे नंबर पे आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स की बारी तीसरे नंबर पे आती है। और ग्रेविटेशनल फोर्स इससे कितना गुना छोटा है वही बताएगा। ऊपर कौन सा फोर्स लिखे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और नीचे कौन सा फोर्स लिखे हैं। तो अगर ये 100 आ गया, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 100 गुना कम है। नहीं समझ में आया? ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रखो, अगर ये वैल्यू 100 आए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 100 गुना क्या है, बड़ा है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, 100 गुना छोटा है। ऊपर अगर जो चीज रखे हैं और वैल्यू 100, 500, 1 लाख आ रहा है तो क्या है, बड़ा है, और नीचे वाला क्या है, छोटा है। तो ये रेशियो हमको ये बताएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है विथ कंपेयर ऑफ क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना ज्यादा मजबूत है, हाँ, किसके कंपेयर में, ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो चलिए वैल्यू रखते हैं और चेक करते हैं। वैल्यू मैंने रखा भी था, चेक किया भी था, आपको लगभग बताया भी था। फिलहाल यहां पे ध्यान से सुनिएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इस दोनों के वैल्यू को पुट करना चालू करते हैं। किस रेशियो में, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम बी, ठीक है ना। इसका वैल्यू अब रखना हम चालू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। के का वैल्यू क्या रखते हैं, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ई स्क्वायर मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और नीचे क्या हो जाएगा बच्चा, नीचे हो जाएगा जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 और इंटू, ध्यान से सुनिएगा, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31
और मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 into 10 to the power -27। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? मैं केवल आपको 10 का पावर दिखाता हूं और उसके बाद आप खुद अज्यूम कर लेना कि ये कितना बड़ा है। क्लियर है? ध्यान से देखो, मैं केवल पावर के बारे में बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं केवल पावर के बारे में बात कर रहा हूं। 19 का डबल कितना? 38। अरे होगा कि नहीं? 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर। हाँ, वाह, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 256 मतलब 2.56 इंटू 10 टू द पावर -30। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है क्या बच्चा लोग? कोई दिक्कत है? अरे ये समझ में आया क्या? अरे स्क्वायर हुआ तो पावर भी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, इसका स्क्वायर मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत? अच्छा बच्चा लोग, यहाँ पे देखो -27 और -31 दोनों पावर नेगेटिव है। -11 भी क्या है? नेगेटिव है। सबको छोड़ो, 7 1 8 1 9 मतलब 10 का पावर 9। उसके बाद क्या आ जाएगा? 2 5 6। वाह, और ये क्या आएगा? -16 आएगा कि नहीं? अच्छा, इन सभी को गुणा करेंगे हम बाद में। 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा, अब अगली बार ध्यान से सुनिए। मैं पावर को देखता हूं, 10 का पावर -38 और ये जब जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, है? तो 69 में से 38 घटेगा तो कितना बचेगा? अरे प्लस का बचेगा ना। अरे 1 बचेगा और 31 बचेगा। प्लस का बचेगा या नहीं? अरे देखो, -69 ऊपर जाके +69 हो जाएगा। +69 में से अगर 38 घटेगा तो होगा कि नहीं? अच्छा, अब और प्लस का 9 यहां पे भी है, देख रहे हो? तो 9 और लगा के जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। कुल मिला के कितना हो गया? 40। अब यहाँ पे जो भी है 9 क्रॉस 2.56 इंटू और नीचे क्या है? 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67। इसका कटर पिट्टी कुछ भी मचा लो, जो भी आएगा उसको गुना 10 का पावर 40 से करोगे तो सोच रहे हो कितना बड़ा आएगा? सोच रहे हो कितना बड़ा आएगा? मतलब इसको अगर काट पीट के कुछ भी मचाते हैं ना लगभग, तो भी आपके ग्रेविटेशनल फोर्स से जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो लगभग 10 की पावर 40 गुना बड़ा होगा। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट से कीजिए और देखिए कितना आ रहा है। ठीक है ना? तो लगभग 10 का पावर 40 गुना बड़ा होता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो कितना गुना बड़ा होता है? क्लियर है क्या? तो ये आपको बता रहा है कि लगभग 10 का पावर 40 टाइम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगा किसके? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है बच्चा? ये बात क्लियर हुआ क्या कि क्या बताना चाह रहा था? ओके है? क्लियर है? ओके, ठीक है।